ये दो एग्जाम है अपने, ठीक है ना, एक जेट और एक सीयूटी। किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले अपने पास प्लान होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बेड चाल अपन चलते जाएं। काम में अपने को सफलता तभी मिलती है जब अपन उस काम को एक प्लानिंग से करेंगे, सिस्टम से करेंगे। अगर अपन एक भेड़ चाल की तरह चलेंगे ना तो उसमें सफलता नहीं मिलती। पढ़ें लेकिन सिस्टम से पढ़ें, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अपन को अगर बीएससी करनी है, किससे? एग्रीकल्चर से। हर स्ट्रीम के अंदर बीएससी करता है बच्चा। जैसे बायोलॉजी लेगा तो भी बीएससी करता है 12वीं के बाद, मैथ्स रहता है तो भी बीएससी करता है, आर्ट्स लेने वाला भी बच्चा बीएससी करता है। अपने सब्जेक्ट क्या है? एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर वाला जो बच्चा है वो भी बीएससी करना चाहता है। अब वो बीएससी कहां से करेगा? कॉलेज से। और उसके जो कॉलेज है उसमें एग्जाम देने के बाद ही आप जा सकते हैं। सिंपल सी गणितीय समझें कि अगर अपन को बीएससी करनी है, मीन्स कॉलेज में जाना है, तो अपन को एग्जाम देना पड़ेगा। और वो जो एग्जाम है वही एग्जाम जेट और सीयूटी के नाम से जाने जाते हैं। अगर अपन को राजस्थान की जो कॉलेज है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उनके अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं, अगर उन कॉलेज में अपन को एडमिशन लेना है तो अपन जेट के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। अगर अपन आईसीआर वाले जो कॉलेज है, बीएचयू वाले जो कॉलेज है, अगर उनमें जाना चाहते हैं तो फिर अपन को सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। पहले आईसीआर के नाम से अलग एग्जाम होता था, प्रेजेंट टाइम में आईसीआर के नाम से कोई एग्जाम नहीं होता। पहले बीएचयू के नाम से भी एग्जाम होता था, प्रेजेंट टाइम में बीएचयू के नाम से भी कोई एग्जाम नहीं होता। बीएचयू आईसीआर सबको मर्ज करके और कॉमन एग्जाम कर दिया सीयूटी। सीयूटी के अंदर आपके बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे और एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आएंगे। ये सीयूटी का पैटर्न है। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। सीयूटी में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। टोटल आपके 750 मार्क्स होते हैं। ये आपकी टोटल सीयूटी की स्कोर है, यानी 750 नंबर में से अपन को मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। बायो आएगी, केमिस्ट्री आएगी, एग्रीकल्चर आएगी। दूसरी बात, इसमें आपको केवल बायोलॉजी जो पढ़ते हैं अपन, ये 12वीं कक्षा की बायोलॉजी पढ़ते हैं बस। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो भी केवल 12वीं की पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर 12वीं की पढ़ते हैं। यानी 11 से कोई मतलब इसमें नहीं होता सीयूटी के अंदर। जो बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, वो वाली बायोलॉजी आती है पूरी, वही केमिस्ट्री आएगी। एग्रीकल्चर तो कॉमन है ही से, ठीक है। ये तो होगी अपने सीयूटी की बात। सीयूटी के अंदर जब अपन एग्जाम देते हैं और इसमें अपने पास फील्ड बहुत बड़ा है, आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, लगभग 74 यूनिवर्सिटी तो आईसीआर के अंडर में, उनके जितने भी कॉलेज है वहां पर अपन एडमिशन ले सकते हैं। अगर अपन जेट की बात करें तो जेट का तो आपको पता होगा, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। और एग्रीकल्चर कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। ये अपना जेट का पैटर्न है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? इसमें 4 नंबर का आता है, तो टोटल कितने हो गए? 480 नंबर का अपने टोटल मार्क्स होता है। ये अपने जेट की प्लानिंग है। यानी जेट का टोटल जो पेपर है वो है 480 नंबर का और सीयूटी के अंदर है 750 का। जेट का एग्जाम देने के बाद आप राजस्थान की जो कॉलेज है, राजस्थान में एग्रीकल्चर की जो 5 यूनिवर्सिटी है उनमें, उन्हीं कैंपस में, उसके अलावा उनके अंडर में जितने भी कॉलेजें हैं उन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। अक्सर बच्चा केवल जेट के बारे में सोचता है, क्योंकि अपन को जितनी नॉलेज होती है उतनी अपन सोचते हैं। बच्चा क्या करता है कि सर मुझे जेट की तैयारी करनी है। हाँ, जेट की तैयारी करें, लेकिन आप लोग दिमाग में सीयूटी भी रखें। जब अपन
बूंदी से कोटा जाएंगे तो रास्ते में थालेड़ा आएगा, तुम नहीं जाओगे थालेड़ा फिर भी आएगा, वो तो थोड़ा साइड में आएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थालेड़ा भी देख के जाओ, जा ही रहे हो कोटा, थालेड़ा भी देख जाओ, उसमें क्या बीच में तो आ रहा है। इसलिए अपन को ऑप्शंस रखना चाहिए। बाई चांस अगर मान लो जेट में नंबर कम आए तो साल भर अपन तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग ईयर के बेच में पढ़ रहे हैं, तो अपना तो एक ही टारगेट है ना, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, चाहे वो जेट का मिले तो बढ़िया, चाहे सीयूटी का मिले तो अच्छा। दिमाग में होना चाहिए कि अपन को इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ना है, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। तो अगर अपन अभी से ये टारगेट रखेंगे कि अपने को सीयूटी में भी अच्छे नंबर लाने और जेट में भी अच्छे नंबर लाने, तो अपने अगर मान लो एक में कम आए एक में ज्यादा आ गए तो अपन को तो बीएससी करनी है। अगर मान लो अपन सीयूटी में जा रहे हैं तभी तो बीएससी हो रही है, जेट में जा रहे हैं तभी बीएससी हो रही है। तो अपना टारगेट बीएससी करना है, वो अपन राजस्थान से करें या बाहर से करें। और बाहर से अगर आप करते हैं तो आईसीआर तो 3,000 रुपये पर मंथ और छात्रवृत्ति देता है। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान जाते हैं तो हर बच्चे को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, हर बच्चे को 3,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप देता है आईसीआर। इतना वो हेल्प करता है बच्चों। इसलिए अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि अपन को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, वो अपने को जेट का मिले तो ठीक और सीयूटी का मिले तो ठीक। आजकल जो बच्चे एक प्लानिंग से तैयारी करते हैं ना, उनका मेन फोकस सीयूटी होता है। उसका रीजन बताऊं क्या है? उसका रीजन ये है कि जेट का सिलेबस अगर आपने पढ़ा हो तो जेट का सिलेबस बहुत उलझा हुआ सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है, दुनिया भर के टॉपिक भर रखे हैं उसके अंदर, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, एग्रीकल्चर। सीयूटी का सिलेबस सटीक है, बिल्कुल एक प्लानिंग वाला सिलेबस है। 12th का जो सिलेबस है वो पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ। बस पेपर का जो लेवल है वो सीयूटी का पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है और जेट का थोड़ा कम होता है। जेट में कभी तो लेवल डाउन हो जाता है, कभी लेवल अच्छा जाता है, ये इसकी सिस्टम है। ठीक है, सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस जेट का ज्यादा लेंथी है बायोलॉजी के अंदर, सीयूटी का सिलेबस छोटा है। ठीक है, अब देखो अपने पढ़ने का जो सिस्टम जो रहेगा बायोलॉजी के अंदर वो क्या पैटर्न रहने वाला है। जब अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में आपको एक तो में जेट के लिए एक आपको सीट मिलेगी यहां से, जेट बायोलॉजी कंप्लीट पूरी, जिसके अंदर पूरी कंप्लीट आपको, जैसे ये वाली सीट देना मेरे को, ये वाली जो सीट है इसमें आपके कंप्लीट पूरी बायोलॉजी है जेट की, इसमें पूरी बायोलॉजी आएगी आपके। तो एक तो ये सीट अपन को पूरी पढ़नी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको सीयूटी के लिए अलग से मॉड्यूल्स मिलेंगे, ये जेट कवर करेगा अपने, और सीयूटी के लिए अलग से मॉड्यूल मिलेंगे आपको 4 मॉड्यूल्स, उसमें सीयूटी के अकॉर्डिंग ये पूरे क्वेश्चंस भी। ठीक है, और पैटर्न क्या रहेगा, जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट अपन सीट में पढ़ेंगे, अधिकांश चैप्टर के अपन पहले नोट्स लिखेंगे, रजिस्टर में नोट्स लिखा जाएगा। नोट्स लिखने के साथ साथ आप लोग सीट सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस सीट के अंदर जैसे टॉपिक खत्म होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे टॉपिक चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, साथ साथ आप लोगों से क्वेश्चन सोल्व करते हुए चले। ठीक है, जो अपने क्वेश्चंस होंगे जिस चैप्टर में इसमें क्वेश्चन कम रहेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा और दूंगा। ठीक है, पेपर जो होंगे तुम्हारे उसी पैटर्न से होंगे, जेट और सीयूटी। एक पेपर जेट का होगा, एक पेपर सीयूटी का होगा। जो पेपर जेट वाला होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, और जो पेपर सीयूटी वाला होगा उसमें 50 50 50 150 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी से अपन उसी फॉर्मेट में तैयारी करेंगे जो फॉर्मेट में अपने पेपर वहां आने वाला है। जेट में आपने अभी एग्जाम दिया, किसी ने जेट का अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था जेट का, देखा है आप लोग इस साल का? नहीं देखा है? आजकल क्या है कि 5 ऑप्शन आते हैं जेट में,
5 ऑप्शंस आते हैं, 1 2 3 4, जनरल 4 ही होते हैं, लेकिन 5 आ रहे हैं आजकल, 5 आ रहे हैं। अगर आपने उन ऊपर वाले 4 में से किसी में भी आंसर आपको लगा कि मुझे नहीं आ रहा, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, 5 ऑप्शन डार्क करना पड़ेगा, गोला बनना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा तो कॉपी चेक नहीं होगी आपकी, OMR चेक नहीं होगी। ये रूल बना दिया उन्होंने। ये जो बाद में कई OMR भर ली जाती है, उस सिस्टम को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा करा है। तो ये पैटर्न भी अपन को पता होना चाहिए, क्या पैटर्न अपने आता है। ठीक है, अब अपना पैटर्न क्या रहेगा कि जैसे पहले नोट्स लिखेंगे, नोट्स लिखने के बाद सीट के जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, वो आप सोल्व करेंगे, और फिर लास्ट में उनकी एक डाउट क्लास रखी जाएगी तुम्हारे। जैसे मान लो टॉपिक पूरा हो गया, आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को पूछेंगे। जब पढ़ते हैं उसको गोला कर लो पेंसिल से, उसके बाद फिर आप डाउट्स को लाओ। क्योंकि देखो, जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे ना, जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मैं पढ़ाता जा रहा हूं, तुम नोट्स लिखते जा रहे हो, नोट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या फायदा उससे। हर टॉपिक को अच्छे कवर करना है, टॉपिक ऐसे पढ़ना है कि उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए। नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है, आपको जो नोट्स लिखाए जाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनेगी कि वो जो लिखा दिया गया है उसको आप लोग याद करें। जो लिखा दिया ना उसको याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस करें। अगर आपको लगता है सर ये टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ना है, दोबारा समझना है, तो आप उसको बेझिझक कहें। जब तक आप लोग डॉक्टर को बीमारी नहीं बताएंगे, डॉक्टर अपना इलाज कैसे करेगा। मैं स्पेशलिस्ट हूं डॉक्टर, अब आप पेशेंट है, आप मेरे पास आएंगे इलाज करवाने के लिए, आके बैठ गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगा भाई। मुझे इलाज करने के लिए आप मेरे को बताओ तो सही प्रॉब्लम। मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, लेकिन जब तक तुम बताओगे नहीं तो मैं इलाज कैसे करूंगा। यही सिचुएशन स्टूडेंट्स की होती है। आजकल क्या है कि बच्चा जो है क्लास में आता है, नोट्स लिखता है, घर पे भी पढ़ता है, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता हो। अगर कोई समस्या है तो आप बेझिझक उसको पूछो टीचर से। आज के 5-7 साल पहले ऐसे ऐसे बच्चे होते थे जो रात के 9-9 10 बजे तक प्रॉब्लम पूछने आते थे, इतने एक्टिव रहते थे बच्चे। आजकल ये जब से कोरोना आया ना, उसके बाद ऐसा माहौल चेंज हो गया कि बच्चे जो है खुद इतने समझदार हो गए, कोई भी नहीं आता है तुरंत डाउट नेट पे डालते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्वेश्चन की फोटो खींच के उसमें आंसर आ जाता है, टीचर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप टीचर से पूछेंगे ना तो 2 चीजें और बताएगा आपको उससे रिलेटेड, भी ये ऐसा क्यों हुआ। चलो बायोलॉजी में तो फिर भी कम प्रॉब्लम आती है, एजी में भी कमी आती है, लेकिन केमिस्ट्री में तो बहुत आती है। आपके इतने सारे सवाल आते हैं केमिस्ट्री में, सीट में इतने सारे सवाल है, आप पूछो ना। आपका उद्देश्य होना चाहिए मैंने फीस दी है ना, पूरी फीस वसूलनी है। टीचर्स का पीछा नहीं छोड़े। टीचर्स अगर मान लो कभी कहते अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल बताओ, तो कल वापस पूछें। कल नहीं बताए तो आप लोगों सर से एक्स्ट्रा टाइम लो, भाई सर मुझे सवाल पूछने कब आऊं। लेकिन पीछा नहीं छोड़ना, झिझक नहीं रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कोई टीचर आपको बताने से मना नहीं करेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग समय पर टीचर से डिस्कस करें। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से जो सिस्टम हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने साल भर पढ़ाई करी, तो आप इस बैच में, ए लॉन्ग वाले बैच में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी एक अच्छे कॉलेज में जाएगा। बस क्लास अटेंड करें, घर जाकर के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सोल्व करें, प्रॉपर टेस्ट दे, बस इतना सा काम करना। 5 से 6 घंटे तुम्हारी क्लास लगेगी डेली, 6 घंटे क्लास होगी, 6 घंटे तुम घर जाकर के पढ़ लो, बहुत है। अगर 6 घंटे अब घर जाकर के पढ़ रहे हैं ना, बहुत है, एनफ है। और 6 घंटे यहां हो गए। अगर इतना अपन कर लेंगे ना, तो जिस कॉलेज पर हाथ रखोगे वो कॉलेज तुम्हारी है। कि सर मुझे इस कॉलेज में जाना है, आराम से जाओगे, लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से करनी। यूनिक यहां आ रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, लेकिन घर जाकर के उनको हाथ ही नहीं लगा रहे। जब अगले दिन आ रहे हैं पढ़ने, वापस बैग उठाया और आ गए। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई करो मन से, ईमानदारी से।
क्योंकि वैसे भी अपन तो ये लोग वाले हैं, अपन तो ये लोग वाले हैं ना। ये लोग का मतलब अपने तो 12वीं तो होगी, अपने काम ही क्या है, अपने काम ही एक ही पढ़ने का, बस पढ़ो। उसके बाद घर पे अगर सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है आपकी, मान लो माहौल नहीं है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आपके नजदीक कोई लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी हो, वहां ज्वाइन कर लो। वहां नहीं है तो यहां आ जाए आप लोग, यहां की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लेकिन उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर में अभी से क्या होता है, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं ना, मेस वाले बच्चे होते हैं, उनमें तो क्या होता है, उनके पेरेंट्स का एक पहले से प्लान है कि 12वीं करवा लेते हैं, उसके बाद फिर नीट की तैयारी करवाएंगे, फिर आईआईटी की तैयारी करवाएंगे, ये सोचते हैं वो। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि अगर 12वीं के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो हो गया, नहीं हो गया तो फिर हथियार डाल देता है वो कि मैं नहीं कर सकता। जबकि अपने को ये रखना चाहिए दिमाग में कि 12वीं के साथ तो अपने 12वीं का बर्डन था, एक लोड था। अगर अपन 12वीं के साथ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एक साल और तैयारी करें। और मैं कह रहा हूं एक साल अगर आपने मन से तैयारी कर ली तो आपको कोई नहीं रोक रहा सिलेक्शन होने से। लेकिन ये आपको एक साल के लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना है तो बीएससी करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। अब कई बच्चे क्या ये समझौता कर लेते हैं, सर जो कॉलेज मिल रहा है उसी से कर लेते हैं। इन कुछ बच्चों के तो जुनून होता है कि नहीं मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो फिर थोड़ी अच्छी मेहनत करो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लें, एक प्रॉपर रजिस्टर, और आप लोग जैसे एडमिशन आपका हो जाता है उसके बाद आपको सीट्स मिल जाएगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं अपने जो डायरेक्ट अपन सीट से पढ़ेंगे, ठीक है। उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपन, ताकि सीट में बहुत कुछ है लेकिन शॉर्ट नोट्स बना करके उनको कम समय में याद कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाल लो आप लोग, टैक्सोनॉमी। वर्गीकी, ये अपना पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक डालें आप लोग वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। ठीक है भाई, पहला टॉपिक है अपना टैक्सोनॉमी। देखो सबसे पहले बात आती है बच्चों कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है? टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो आंसर है एपी डे कैंडोले। टैक्सोनॉमी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है? एपी डी कैंडोले। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, एपी डी कैंडोले की एक पुस्तक है, एक बुक है इनकी, और उस बुक का नाम क्या है वो भी आपको याद रखना है। बुक का नाम है बच्चों इनका थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक, ये इनकी पुस्तक का नाम है। नोट करें आप लोग, टैक्सोनॉमी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है? एपीडी कैंडोले हैं, और इनकी जो बुक है बुक का नाम क्या है? थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक। नोट करें, टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इस टैक्सोनॉमी ब्रांच में किस किस का अध्ययन किया जाता है? तो टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम करते हैं इसमें जीवों की पहचान। क्या करते हैं? जीवों की पहचान। फिर उसके बाद पहचान करते हैं इसके अंदर, वर्गीकरण करते हैं इसके अंदर, और नामकरण करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है इसमें जीवों की पहचान करना, जीवों की पहचान करना। दूसरा काम होता है उनका नामकरण करना, और तीसरा जो काम है बच्चों वह है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं अपन? टैक्सोनॉमी में हम 3 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। किस किस का? जीवों की पहचान, जीवों का नामकरण,
और जीवों का वर्गीकरण। जैसे मान लो किसी भी जंगल में अपन चले गए, वहां जाने के बाद सबसे पहले हम जीवों को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, पहचानने के बाद उनका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, नामकरण करने के बाद उनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गी की ब्रांच के अंदर हम जीवों की पहचान, जीवों का नामकरण और जीवों का वर्गीकरण करते हैं। नोट करें, ठीक है। सिस्टेमैटिक्स जो है, ये सिस्टेमैटिक्स नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है लीनियस नामक वैज्ञानिक। यानी ये जो शब्द है सिस्टेमैटिक्स, ये किसने दिया था, सिस्टेमैटिक्स शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक है यह है बच्चों लीनियस। सिस्टेमैटिक शब्द किसने दिया, लीनियस ने दिया। जैसे टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, एपीडी कैंडोलिन। किसने दिया, एपीडी कैंडोलिन। ऐसे सिस्टेमैटिक शब्द किसने दिया, लीनियस ने दिया। क्लियर। अब देखो सिस्टेमैटिक शब्द दे दिया लीनियस ने। सिस्टेमैटिक्स जो है ये लेटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से बना है। सिस्टेमैटिक्स जो है ये लेटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से बना है। कैसे बना है, सिस्टेमा से। लेटिन भाषा का शब्द क्या है, सिस्टेमा। और इस सिस्टेमा का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है बच्चों जीवों की नियमित व्यवस्था। इसका अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। यानी लेटिन भाषा का शब्द है सिस्टेमा। कौन सी भाषा का है, लेटिन का। और इस सिस्टेमा का अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। यानी अपन भी कह सकते हैं सिस्टेमैटिक्स जो है, इस सिस्टेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, जीवों की एक नियमित व्यवस्था करते हैं। सिस्टेमैटिक्स शब्द बना है सिस्टेमा से, और सिस्टेमा कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन का है। और सिस्टेमा का अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था होता है। ठीक है। अब इस सिस्टेमैटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, तो आपको याद है सिस्टेमैटिक्स में अभी अपन ने टैक्सोनॉमी देखा। टैक्सोनॉमी के अंदर अपन ने किस किस का अध्ययन करा, एक तो अपन ने जीवों का सबसे पहले क्या करा, पहचान। सबसे पहले हमने जीवों की क्या करी, वहां पर पहचान। तो यहां पर भी हम जीवों की पहचान करेंगे। पहला काम इसमें वही है, जीवों की पहचान करना। दूसरा काम वही है, यहां पर भी नामकरण करना। तीसरा काम यहां पर वही वर्गीकरण करना। सेम है यहां तक। जो काम वर्गीकरण टैक्सोनॉमी करते हैं वही काम यहां भी करते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आएगा, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों जीवों के उद्विकासीय संबंधों का अध्ययन। जीवों के उद्विकास से संबंधों का अध्ययन। उद्विकास क्या होता है, उद्विकास का मतलब होता है कि जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, तो उनके बाद कौन से जीव बने, उनसे कौन से जीव बने। जैसे मान लो अपन मानव का विकास पढ़े, जो मनुष्य, जो मानव आज हम देख पा रहे हैं, क्या शुरुआत के मनुष्य भी ऐसे ही थे, नहीं थे। वो अलग तरह के थे। वो जंगलों में रहते थे, उनके पूरे शरीर पर बाल हुआ करते थे, है ना। और वो पहले शुरुआत चारों हाथ पैरों पर चला करते थे, फिर धीरे धीरे वो 2 पैरों पर आए, ऐसे। तो उनमें अगर रिलेशन देखें ना अपन, तो वो है उद्विकास। यानी उत्पत्ति से लेकर के अभी तक का जो विकास है वो ही क्या कहलाता है, उद्विकास। तो जीवों का उद्विकास कैसे हुआ है, आपस में क्या संबंध है। जैसे मान लो मनुष्य में, बंदरों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, मनुष्य में, गोरिल्ला में कुछ तो कनेक्शन है, चिंपांजी में। तो क्या संबंध है, हो सकता है अपने पूर्वज एक ही रहे हो, मनुष्य के पूर्वज, चिंपांजी के पूर्वज, गोरिल्ला के पूर्वज एक ही रहे हो। इसका पता कब चलेगा, जब अपन का विकास पढ़ेंगे, मनुष्य का विकास पढ़ेंगे, गोरिल्ला का विकास पढ़ेंगे, चिंपांजी का विकास पढ़ेंगे, तो पता चला अपने रिश्तेदार है वो। गोरिल्ला चिंपांजी क्या है, रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार कैसे हैं, इस ब्रांच में स्टडी करनी पड़ेगी आपको।